लैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, ठीक है। तो ग्रीस की संसद ने एक कानून को पारित किया है जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, ठीक है। भारत में समलैंगी का क्या कंडीशंस है? तो भारत में आईपीसी की धारा 377 के अनुसार समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। समलैंगिक लोग हैं, साथ में तो रह सकते हैं लेकिन विवाह और गोद नहीं ले सकते, ठीक है। ध्यान में, विवाह नहीं कर सकते और गोद भी नहीं ले सकते, ठीक है। साथ में अगर इफ दे वांट साथ रहना चाहे तो वो रख सकते हैं, ठीक है। धारा 377 की बात करेंगे, आईपीसी की धारा 377 की बात करेंगे तो समलिंगिता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखता है, मतलब समलिंगिता अपराध नहीं है, ठीक है। ग्रीस समलैंगिक संघों को अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी एशियाई देश बन गया, ठीक है। कानून ने समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चे गोद लेने का अधिकार दिया है, लेकिन भारत में शादी करना और बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है। रूसी सेना ने यूक्रेन के, ठीक है, अवदिवका, ठीक है, रूसी सेना ने यूक्रेन के अवदिवका पर कब्जा किया। किस पे कब्जे किया है? ठीक है, अवधि अवधी बका। बका पे कब्जा किया है, ठीक जी। है। रूसी सेना ने लंबे समय तक यूक्रेन के गढ़ रहे, ठीक है, अवदिका पे मतलब क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। मई 2023 की बात है, मई 2023 में, ठीक है, बखमुत पर कब्जा करने के बाद यह रूस की पहली बड़ी युद्ध क्षेत्र जीत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे रूसी सेना ने यूक्रेन के, ठीक है, किस जगह पे, अवदिवका पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। अवदिवका की क्षेत्र की बात करेंगे, किसके अधीन था? तो यूक्रेन के अधीन था, ठीक है, यूक्रेन की अधीन था। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव है, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी की बात करेंगे, कीव है, ठीक है। रूसी सेनाओं ने एक अन्य शहर, माइक इनका को करा बंद कीजिए। रूसी सेनाओं ने एक अन्य शहर मारिंका के अंतिम यूक्रेनी रक्षकों को भी क्या किया है, हटा दिया है, ठीक है। अब देखेंगे सोमिन साई उत्सव आखिरी बार जापान के इवाते में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया? जापान के, दीवार पे। बिल्कुल, ठीक है, जापान के इवाते में, ठीक है। ध्यान रखिए, सोमिन साई उत्सव, ठीक है, आखिरी बार जापान के इवाते में उत्सव किया गया, ठीक है। क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा अजीब टाइप का त्योहार होता है, थोड़ा हमारे यहाँ कल्चरली इसको कभी किया भी नहीं जा सकता। 1000 से अधिक वर्षों का पहला का त्योहार है ये, ठीक है। 1000 से अधिक वर्षों का इतिहास वाला प्रमुख सोविन साई उत्सव आखिरी बार जापान के इवाते में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया है? जापान के इवाते में इसको आयोजित किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे जापान के सोमिनसाई त्योहार के दौरान ताबीज का दावा करने के लिए पुरुषों की भीड़ एक दूसरे से कुश्ती करती है, ठीक है। कुश्ती होता है, क्या होता है? कुश्ती होता है, पुरुष जो है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कुश्ती करते हैं, जिसे नग्न आदमी त्योहार या फिर सोमिनसाई उत्सव के रूप में जाना जाता है। स्थानीय आबादी की बढ़ती उम्र को देखते हुए प्रतिभागियों की कमी के कारण इस वार्षिक कार्यक्रम को जारी रखना मतलब क्या हो गया, कठिन हो गया। इसमें लोग कुश्ती करते हैं, ठीक है, इसमें काफी मतलब मतलब एक तरह से नग्न ही रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा नग्न, लेकिन नग्न होकर मतलब क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, ठीक है। ये त्योहार का नाम क्या है? तो ध्यान में रखना है, क्या नाम है? शोमिन साई उत्सव, ठीक है। कहाँ पे मनाते हैं? जापान में मनाते हैं, काफी पुराना इतिहास रहा है इसका, ठीक है। 1000 वर्षों का इतिहास है। जापान के कहाँ पे मनाते हैं? इवाते में। कहाँ पे मनाते हैं? जापान के, तो जापान के इवाते में इसे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पारित किया क्वाड बिल, ठीक है। आपको पता होने से अमेरिका में आप जाओगे तो दो सदन है, ठीक है। अमेरिका में दो सदन है, एक सदन का नाम है प्रतिनिधि सभा जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और दूसरा का नाम है सीनेट है, ठीक है। क्या होता है? सीनेट। सीनेट जो है उच्च सभा, उच्च क्या है, उच्च सदन है, ठीक है। और प्रतिनिधि सभा को यहाँ पे आम सभा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत में लोकसभा, उसी तरह यहाँ पे प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। आप देखेंगे अमेरिका में शासन व्यवस्था कैसी है, तो अमेरिका में अधिशात्मक शासन व्यवस्था कैसा है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन राष्ट्रपति को कोई भी कानून को पास करवाना पड़ता है तो सभा में जाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति जो होते हैं सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से विधायक को कार्यपालिका, विधायिका को कार्यपालिका से क्या किया गया है, पूरी तरीके से सेपरेट किया गया है, ठीक है। या फिर बाइडेन प्रशासन को चार देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक क्वाड इंट्रा संसदीय कार्य समूह स्थापित करने का निर्देश देता है, ठीक है। आपको पता है ना, क्वाड बिल जो है अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने पारित किया है। क्वाड में आपको चार देश है, आपको पता ही, भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ई विधायक क्वाड इंटर संसदीय कार्य समूह में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिकी समूह की स्थापना करता है, जिसमें कांग्रेस के अधिकतम 24 सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। मतलब कांग्रेस के इसमें 24 सदस्य शामिल होंगे, किसके तरफ से? यूएसए के तरफ से। किसके तरफ से? यूएसए के तरफ से। अब हम यूएसए में अगर हम कांग्रेस बोले तो कांग्रेस के अंदर में, ठीक है, कांग्रेस के अंदर में प्रतिनिधि सभा भी आ जाएगा और वहां पे सीनेट भी आ जाएगा। जैसे भारत में अगर संसद बोलते हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है ना, तो अगर यूएसए में अगर कांग्रेस बोले तो यूएसए में कांग्रेस के बाद दोनों सदन के सदस्य, ठीक है, समझ गए। हालांकि भारत में संसद जो होता है, जब लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति मिलता है तब संसद का निर्माण होता है, लेकिन यूएसए में कांग्रेस केवल क्या होता है, सीनेट और मतलब प्रतिनिधि सभा के मिलने से होता है, राष्ट्रपति कांग्रेस के हिस्सा
नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति जो होते हैं क्या होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, सीनेट सॉरी संसद के हिस्सा होते हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच में सहयोग को मतलब क्या करना है, बढ़ावा देना है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में घनिष्ठ संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए से बताइए, ठीक है, आपको बताना क्वाड बिल को किसने प्रस्तुत किया है, तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, ठीक है। ध्यान में रखना, अमेरिकी कांग्रेस देगा तो भी गलत हो जाएगा, अमेरिकी सीनेट देगा तो भी गलत हो जाएगा, अमेरिकी क्या होगा, प्रतिनिधि सभा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ध्यान में रखना, इसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, ठीक है। वहां पे जनता का कौन प्रतिनिधित्व, वहां पे राज्यों का कौन प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां पे राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सीनेट करता है। कौन करता है वहां पे, सीनेट करता है। अब चले, कोलंबो में भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का शुभारंभ हो गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भारत सरकार जो है, ठीक है, श्रीलंका में आवास बना रही है। कहाँ पे आवास बना रही है, तो श्रीलंका में क्या है, भारत सरकार क्या बना रही है, आवास बना रही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका 3 चरण ऑलरेडी पहले से चला हुआ था, इसका चौथा चरण जो है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, प्रारंभ हो गया, ठीक है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ है चौथा चरण, घर बनाने का चौथा चरण कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, कोलंबो में। कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, कोलंबो में। आप देखेंगे इस चरण के आधार पे कितने घर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के तहत 1300 घर का निर्माण होगा। कितने घरों का, 1300 घरों का। 1300 घरों का निर्माण का औपचारिक शुभारंभ कोलंबो में किया गया। मकान का निर्माण की बात करेंगे, श्रीलंका के 10 जिलों में किया जाएगा। कितने जिलों में किया जाएगा, 10 जिलों में किया जाएगा। कितने जिलों में किया जाएगा, 10 जिलों में किया जाएगा, ठीक है। चौथा चरण है, ध्यान रखना है, भारतीय मूल के तमिल बागान श्रमिकों के लिए 10,000 घर बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये चौथा चरण है। चरण 4 में भारतीय मूल्य के तमिल बगान श्रमिकों के लिए 10,000 घर बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई है, ठीक है। तो चौथा चरण की बात करेंगे, 1300 घर के लिए तो शुरू हो गया, लेकिन टोटल चौथा चरण में 10,000 घर बनाए जाएंगे। किसके लिए, तो भारतीय मूल के तमिल बगान श्रमिकों के लिए। समझ रहे ना, पता होना चाहिए। आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत दिन तक संघर्ष का केंद्र रहा था श्रीलंका, गृह युद्ध का केंद्र रहा था, क्योंकि यहाँ पे दो समुदाय के लोग जो थे आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। एक समुदाय आप लोग जानते हैं, एक समुदाय सिंहली था, तो दूसरा समुदाय जो था तमिल समुदाय था, ठीक है। तमिल समुदाय जो था भारत से गई थी, और सिंहली समुदाय वहां के मूल निवासी थी। अब वहां पे दिक्कत क्या होगा, वहां पे सिंहली भाषा को मान्यता तो दी गई, तमिल भाषा को मान्यता नहीं दी गई, ठीक है। तमिलों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया, जबकि तमिल समुदाय के लोग वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनकी भाषा को भी मान्यता नहीं दिया गया, वोटिंग अधिकार भी नहीं दिया गया। तो 80 के दशक में वहां पे क्या हुआ, 80 के दशक में आप देखोगे तो वहां पे दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा, और वहां पे तमिल समुदाय के लिए एक एक मतलब गुट बनकर उभरी, जो कि उग्रवाद में विश्वास रखती, उसको बोलते हैं LTTE। क्या बोलते हैं, LTTE, ठीक है। लिबरेशन ऑफ तमिल तलिम तमिल इलम करके कुछ होता है, लिट्टे बोलते हैं उसको संक्षेप में। इसका नेता प्रभाकरन था। और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न हो गई, बहुत सारे लोगों को मारे जाने लगा। उसके बाद तमिल समुदाय के लोगों को घर को जला दिया गया। मतलब सरकार ने वहां पे प्रतिक्रिया व्यक्त किया, और बहुत सारे तमिलों को भी हत्या की गई, ठीक है। भारत सरकार ने बीच बचाव किया, राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार ने वहां पे क्या किया, शांति सेना भेजा। बाद में राजीव गांधी को इसका अपना जान देकर मतलब कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि लिट्टे ने राजीव गांधी की भी हत्या कर दी, ठीक है। और इसी के तहत अब उनका पूरी तरीके से 2005-6 में क्या हुआ, लिट्टे की मतलब लिट्टे का जो नेता जो था प्रभाकरन, वो मारा जाता है। उसके बाद तमिल समुदाय पूरी तरीके से वहां पे बेघर था। इसी को देखते हुए क्या किया गया, तो अभी उनको आवास मुहैया करवाया जा रहा है भारत सरकार की जगह पे, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, आवास मुहैया करवाया जा रहा है। और चौथा चरण में बात करेंगे तो टोटल 10,000 घर की बनाने की प्रतिबद्धता है, जो कि तमिल समुदाय को दिया जाएगा, जिसमें से 1300 घर शुरुआती चरण में ही बन रहा है, और इसमें 10 जिले को कवर किया जाए। कितने जिलों को, 10 जिले को, ठीक है। प्रमुख IHP के तहत, ठीक है, भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता 60,000 घरों के। टोटल कितने घर बनाने जा रही भारत सरकार वहां पे, 60,000 घर बनाएगी। कितने घर बनाएगी, 60,000, जो कि चौथे चरण में कितना बनेगा, 10,000 बनेगा, जिसमें से 1300 घरों का निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। समझ रहे हैं ना, टोटल 4 चरण, 4 चरण, चौथा चरण टोटल वहां पे 60,000 घर बनाना है, चौथा चरण में 10,000 बनाना है, जिसमें से 1300 के लिए काम शुरू हो चुका है। अब देखिए, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर अभी शुरू गठबंधन हुआ का है, बहुत पहले से चल 119वां, रहा है। हाँ मतलब बहुत पहले से क्या, मतलब बहुत पहले से 1 चरण 2 चरण 3 चरण खत्म हुआ, चौथा चरण अभी चल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में ही है, ठीक है। हरियाणा में हाँ, हरियाणा में ही गुरुग्राम पड़ता है, ठीक है।
माल्टा की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य हो गया है, ठीक है। और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 119 हो गई। कितनी हो गई है? 119 हो गई है, ठीक है। और सबसे नवीनतम सदस्य की बात करेंगे तो 119वां सदस्य कौन बना? माल्टा बना है। कौन बना है? माल्टा माल्टा बना है, बना। ठीक है। व्यापक रूप से अपनाने को, व्यापक रूप से, इनका माइक इतना इको कर रहा है यार। बोलिए फिर बंद कर लीजिए। कितना समय लगता है बोलने के बाद माइक बंद करके? खोल के क्यों रखते हैं? बेवजह इको होते रहता है, सबको दिक्कत होती है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है क्या है, तो व्यापक रूप से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का लक्ष्य ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन पर वैश्विक निर्भरता को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन विशेष रूप से कम विकसित देशों और, ठीक है, छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के तहत सतत विकास और सुविधाजनक बनाने के लिए लागत प्रभावी और सौर समाधानों के विकास को प्राथमिकता देता है, ठीक है। माल्टा की बात करेंगे। माल्टा सिसिली और उत्तरी अफ्रीकी तट के बीच भूमध्य सागर में एक द्वीप समूह है, ठीक है। माल्टा, सिसिली और, ठीक है, सिसिली और उत्तरी अफ्रीकी तट के बीच में भूमध्य सागर का एक छोटा सा, मतलब क्या है, द्वीप समूह है माल्टा, जो कि 119वां सदस्य बन गया, ठीक है। आपसे सिंपल ये प्रश्न नहीं पूछा गया, आपसे पूछेगा बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है, तो क्या बताएंगे? कौन बना है? क्या बताएंगे? माल्टा। तो माल्टा बना है। कौन बना माल्टा। है? तो माल्टा बना है, ठीक है। अब चलते हैं, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल शुरू की गई है, ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। इसके हेड की बात करेंगे, अजय माथुर है। कौन है इसके हेड? अजय माथुर, ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य पर, ठीक है, वैश्विक पहल आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, मनसुख मांडविया साहब ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के सार्वजनिक लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित किया, ठीक है। और क्या कहा, जरा सुनते हैं। यह 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सहमत 3 प्राथमिकता वाला क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। यह पहल 4 प्रमुख घटकों वाले नेटवर्क होगा। देश को ट्रैक्टर की जरूरत है। देश संसाधन पोर्टल, किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का मानचित्र को कहते हैं देश संसाधन पोर्टल। परिवर्तन टूलबॉक्स की बात करेंगे, और गुणवत्ता, जिसमें सुनिश्चित डिजिटल उपकरण साझा करने के लिए भी काम की गई है, और ज्ञान का आदान प्रदान भी होगा, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? इसको लॉन्च किया गया डिजिटल स्वास्थ्य। क्या नाम है? डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म यही है, डिजिटल स्वास्थ्य और वैश्विक पहल को अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल को कहां पे लॉन्च किया गया था? गांधीनगर में लॉन्च किया गया था। कहां पे लॉन्च किया गया था? गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2023 में इसको गांधीनगर गुजरात में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य पहल की बात करेंगे, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन विशेषकर वैश्विक दक्षिण में डिजिटल स्वास्थ्य पर लोगों के लोकतंत्रीकरण की अनुमति देता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, WHO के साथ गठजोड़ के ऊपर ही इसमें मुख्यतः बात की गई, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, इसको GIDH के सार्वजनिक लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित किया। ध्यान रखिएगा, इसको कब अपनाया गया था? तो G20 के दौरान अपनाया गया था, जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी बैठक? तो गांधीनगर गुजरात में बैठक हुई थी, ठीक है। और गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझे? गिफ्ट सिटी। अब आते हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ध्यान में, अजरबैजान के राष्ट्रपति है इल्हाम अलीयेव, ठीक है, ध्यान रखें। क्या नाम है? इल्हाम अलीयेव। अब इस चर्चा में क्यों रहता है अजरबैजान? तो अजरबैजान का एक देश के साथ युद्ध चलता है, जैसे यूक्रेन लड़ रहा है रूस से, आर्मेनिया ठीक है, के भारत साथ। का पाकिस्तान के साथ, उसी तरह अजरबैजान का अर्मेनिया के साथ हमेशा क्या रहती है? संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। अर्मेनिया की बात करेंगे, ईसाई देश है। अजरबैजान की बात करेंगे तो एक इस्लामिक देश है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 5वीं जीत इन्होंने जीत लिया, जिसका नाम क्या? इल्हाम अलीयेव। अजरबैजान अर्मीनिया दोनों, जब यूएसएसआर का विघटन होता है 91-92 में, तो दोनों यूएसएसआर के टूटने से इन दोनों देशों का निर्माण होता है, ठीक है। अलीयेव और घरेलू स्तर पर प्रशंसा पर मिली उनकी सेना ने अर्मेनियाई अलगाववादियों को अलग हुए नारगोन कराबख क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिए, क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछता है। तो नारगोन कराबख क्षेत्र किन दो देशों के बीच में विवादित क्षेत्र है? क्या बताएंगे? आर्मेनिया ठीक है, अजरबैजान। ध्यान रखें, हाँ बिल्कुल, एक तरह से समझिए वहां का पीओके है, ठीक है। तो नारगोन कराबाख क्षेत्र की बात करेंगे, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित क्षेत्र है, जहां पे, ठीक है, अर्मेनिया अलगाववादियों से अलग हुए नारगोन कराबाख क्षेत्र पर फिर से, मतलब अजरबैजान ने नियंत्रण हासिल कर लिया है।
अलीयेव पहली बार 2003 में अपने पिता हैदर अलीयेव की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुने गए थे। 2003 से लगातार ये जीत रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चुनाव हुआ था। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। दो प्रमुख पाकिस्तानी रणनीतिक दलों ने गठबंधन सरकार स्थापित करने के लिए औपचारिक समझौता किया। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद सरकार बनाने के लिए एक स्पष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है और पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ठीक है। इसके लेकर दो पार्टी ने क्या किया, आपस में गठबंधन किया। इसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। क्या नाम है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शाहनवाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। कौन होंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। दो मुस्लिम लीग है वहां पे, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ठीक है। उसके कौन होंगे तो ध्यान रखेंगे, शहबाज शरीफ जो होंगे उसके तो होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी देश के राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तो मतलब ये दोनों के दोनों, ठीक है, तो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मिलकर सरकार बताया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे इमरान खान की पार्टी को क्या हुआ। तो इमरान खान, ठीक है, जेल में है, तो उनके पार्टी ने उनके टिकट से चुनाव नहीं लड़ा था, ठीक है। मतलब उनको पार्टी को भी एक तरह से देखिएगा तो भंग कर दिया गया था। हालांकि उनके पार्टी को उनका मतलब बहुत नैतिक समर्थन प्राप्त होता है, सो था, मतलब पार्टी का कोई चुनाव वगैरह नहीं था, ठीक है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी जो है इमरान खान की पार्टी बनकर ही उभरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे PAMLA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करेंगे, इनको 75 सीटें जीती, जबकि PPP की बात करेंगे उसको 54 सीटें मिला है, ठीक है, तीसरे स्थान पर रही, ठीक है। सरकार बनाने के लिए 226 सदस्यीय नेशनल असेंबली में संसद के लिए निचले सदन में 133 सीटें चाहिए। दोनों के आपस में मिलने के बाद 133 सीटें फिर भी नहीं पूर रहा है, ठीक है। ध्यान में कितना पूरा 120 129 सीट चल रहा है। चलो 4 को कोई और सपोर्ट किया होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी की बात करेंगे तो इमरान खान के ही पार्टी बनकर उभरी। हालांकि इमरान खान का पार्टी के चुनाव चिन्ह पे कोई चुनाव नहीं लड़ा गया, ठीक है। सबके सब उनके पार्टी के जो लोग थे एक तरह से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। आप चलेंगे वियतनाम में, इमरान खान का पार्टी का नाम क्या था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, PTI नाम है। इमरान खान का पार्टी का नाम क्या है? PTI, ठीक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी। क्या नाम है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी, ठीक है। और PPL की बात करेंगे, PPL नवाज शरीफ की पार्टी है, उसका भाई जो है शहबाज शरीफ है, ठीक है। अब बात करेंगे PPI की, बात करेंगे ना, PP क्या लिखता है, पीपुल्स पार्टी की बात करें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, तो इसके आसिफ अली जरदारी जो है इसके राष्ट्रपति बना। इसी का बेटा कौन है जो कि विदेश मंत्री का यहाँ पे जब विदेश मंत्री के तौर पे आया था, क्या नाम है इसका? कोई जड़ भुट्टो करके है। बेनजीर भुट्टो का बेटा है, क्या नाम है उसका? हाँ, बिलावल भुट्टो, ठीक है। तो इसकी माँ की हत्या कर दिया गया था। माँ जो थी बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी की वाइफ थी, जो कि किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है वो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, इनके नाना का भी हत्या किया गया, इसके मामा का भी हत्या किया गया था। नाना जो था एक तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो, उसको भी फांसी गलत तरीके से दिया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो को। मामा को, ठीक है, गोली मार दिया गया था। माँ को बम से उड़ा दिया गया। इन लोगों का क्या होगा क्या पता। वियतनाम एक नई राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति को मंजूरी दे दी है, ठीक है। वियतनाम की बात करेंगे, वियतनाम में एक नई राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति को मंजूरी दी है। इसका नीति है लक्ष्य 2030 तक सालाना 1 लाख से 5 लाख टन स्वच्छ H2 का उत्पादन करना, जो 2050 तक बढ़कर 10 से 20 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है। तो किस देश ने एक नई हाइड्रोजन रणनीति को मंजूरी दी है, तो क्या बताएंगे? किसने देश ने दिया है? तो वियतनाम ने दिया। किस देश ने दिया? तो ध्यान में रखना है, तो वियतनाम ने दिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वियतनाम की बात करेंगे, आप लोग जानते हैं वियतनाम और ताइवान दोनों अलग अलग है, आप लोग मैच मत कीजिएगा, ठीक है। ताइवान जो है तो चीन के साथ, जो चीन जिस पे दावा करता है वो ताइवान है, जिसको चीनी ताइपे के नाम से जानता है, ठीक है। ये वियतनाम अलग है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हरनोई। हरनोई। वियतनाम का राजधानी नप्पीदो। किसका रहा? नप्पीदो म्यांमार का है वो। वही है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे। तो इसका क्या है, 2030 तक सालाना 1 लाख से 5 लाख टन स्वच्छ H2 का उत्पादन करना। 2050 तक बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 से 20 मिलियन टन हो जाएगा। इसका लक्ष्य 2050 तक देश की अंतिम ऊर्जा मांग का लगभग 10% मतलब पूरा करना है, ठीक है। हाइड्रोजन को हरित श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। किस प्रकार की एनर्जी? हाइड्रोजन।
ग्रीन एनर्जी में आता है। कैसा आता है हाइड्रोजन? कैसा है? ग्रीन एनर्जी में आता है, और इसे नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोसिस का उपयोग करके पानी से निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखें, ग्रीन एनर्जी में है, नवीकरणीय ऊर्जा में आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये फ्यूचर का एनर्जी हाइड्रोजन, विश्व का सॉरी भविष्य का ईंधन क्या है? तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन ही है। ठीक है, आप अपने एफटीएफ आप लोग जानते हैं, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। क्या होता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, G20 नेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एफएटीएफ का काम क्या होता है? मान लीजिए कोई भी नेशन है अपने यहाँ गलत तरीके से पैसों का लेन देन कर रहा है, या फिर उन पैसों से आतंकवादी को फंडिंग कर रहा है, कोई भी अनैतिक काम कर रहा है, तो एफएटीएफ मतलब उनको लिस्ट में जारी करती है। ग्रे लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होता है। ठीक है, अगर किसी देश को अगर ब्लैक लिस्ट अगर कर दिया गया, तो समझिए उसका इंडस्ट्री, उनको व्यापार जो है पूरी तरीके से उसका समाप्त हो जाएगा। अब बोलोगे सर कोई देश है क्या ब्लैक लिस्ट? बिल्कुल, म्यांमार को भी हाल फिलहाल में ब्लैक लिस्ट किया गया था। नॉर्थ कोरिया आपका ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, रूस आपका ब्लैक लिस्ट है, हालांकि रूस एफएटीएफ की सदस्यता उसने त्याग दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान जो था ग्रे सूची में शामिल था, जो कि वो भी अब बाहर आ गया। ठीक है, तुर्की जो था ग्रे सूची में है अभी भी, और यूएई को ग्रे सूची में शामिल था। ठीक है, यूएई को बाहर किया गया। ठीक है, यूएई को क्या किया गया? 2022 से यूएई ग्रे सूची में शामिल था, और यूएई को मतलब क्या किया गया? इससे बाहर किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। कहाँ पे इसकी मुख्यालय क्या है? पेरिस में है। सिंगापुर के टी राजा जो थे इसके हेड थे, लेकिन साथ चेंज हो गया ना इसका हेड, कि अभी भी टी राजा ही है? ये राजा ही है अभी तो, उसी दिन तो की जगह साथ चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज हुआ है, एक बार चेक करें। हाँ, कोई लेडीज बनी है। ठीक है, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था जो है आपका ये एफएटीएफ है। समझ गए ना? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? गलत तरीके से देश की मुद्रा को कहीं बाहर ले जाना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, टैक्स बचाने के लिए पैसा को आप देश से बाहर ले जाते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस है। किसके द्वारा किया गया था? G20 नेशन के द्वारा ही, नहीं G7 है सर, 20 नहीं है, G7 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे उद्घाटन किया गया बताएंगे जरा हमें? अल्जीरिया में किया गया। कहाँ पे किया गया? अल्जीरिया। अल्जीरिया किस देश में, किस महादेश में पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है अल्जीरिया? अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में प्रशंसित मस्जिद के रूप का भव्य उद्घाटन किया गया। ठीक है, मस्जिद का नाम क्या है? जमा अल जाजेर। क्या नाम है मस्जिद का नाम? जमा अल जाजेर के नाम से मशहूर यह स्मारकीय संरचना सिर्फ एक ही मस्जिद नहीं, बल्कि एक वास्तुशिल्प और आधुनिकतावादी आश्चर्य का एक उदाहरण है। ठीक है, तो अल्जीरिया ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद बना के सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर वैसे पूछेगा सबसे बड़ा मस्जिद वैसे है कहाँ पे, तो आपको सऊदी अरब में ही सबसे बड़ा मस्जिद आपको यूएई में कि सऊदी अरब में? सऊदी देख अरब में। लीजिए, सऊदी अरब में होना चाहिए, अल हरम है ना, सऊदी अरब में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बेस्ट बैंक। ठीक है, क्या है बेस्ट बैंक? ठीक है, बेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी प्राधिकरण सरकार का इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, जब फिलिस्तीनी प्राधिकरण के आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है, ताकि वो युद्ध के बाद गाजा पर फिर से शासन कर सके। बेस्ट बैंक गाजा और पूर्वी यरूशलेम मिलकर फिलिस्तीन राज्य बनाते हैं। ठीक है, बेस्ट बैंक गाजा और पूर्वी यरूशलेम मिलकर मतलब क्या करते हैं? फिलिस्तीन राज्य का निर्माण कर, गाजा मिल गया, गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, बेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, ये सब मिलकर मतलब क्या बनाते हैं? फिलिस्तीन को बनाते हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण जिसको पीए 1993-95 के ओस्लो समझौते के बाद बनाया गया था। ठीक है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन ने पहली बार औपचारिक रूप से एक दूसरे को मान्यता दी थी। ठीक है, ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण का एक नेता हुआ करता, जिसका नाम है, आई थिंक नाम है उसका यासिर अराफात। एक बार गूगल कीजिए था, इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था शांति के लिए, इंदिरा गांधी से। मतलब ये बहुत बड़ा फिलिस्तीनी और इजराइल के शांति वार्ता था यासिर अराफात, गूगल करके देखिएगा। ठीक है, इसी का नेता हुआ करता था, इसने शांति समझौता के लिए कोशिश भी की थी, हालांकि बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, या फिर नॉर्मल मृत्यु हो गया था, कुछ तो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बैंक और गाजा और पूर्वी यरूशलेम को मिलकर क्या बनता है? फिलिस्तीन बनता है। अब वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी प्राधिकरण सरकार का क्या हो गया? इस्तीफा हो गया। ठीक है, चीन की पांडा कूटनीति। ठीक है, पांडा जानते हैं? पांडा क्या है? पांडा क्या है? पांडा चीन का राष्ट्रीय एनिमल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चीन ने पांडा संरक्षण पर संयुक्त अरब अमेरिका और स्पेन के 2 चिड़ियाघरों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो चीन ने पांडा कूटनीति किसके साथ किया है? संयुक्त अमेरिका और स्पेन के साथ 2 चिड़ियाघरों के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया है।
पांडा कूटनीति क्या है? तो चीन राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने के लिए इस प्रणाली का लाभ उठा रहा है, ठीक है। पांडा चीन वर्तमान में केवल चीन के जंगलों में पाया जाता है। पांडा कहाँ पाया जाता है? तो चीन पर, इस सिक्किम में भी आपको दिख जाएगा, सिक्किम राज्य में भी आपको पांडा दिखता है, ठीक है। तो पांडा चीन वर्तमान में केवल चीन के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें आयुसीएन की किस सूची में असुरक्षित में आता है, किस में आता है? पांडा आयुसीएन की किस में आता है? लाल सूची की बात करेंगे तो आयुसीएन की लाल सूची स्थिति क्या है उसकी? रेड लिस्ट में किस में आता है? असुरक्षित है, ठीक है। इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है? असुरक्षित, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की का स्वीडन को समर्थन देगा। आपको पता है नाटो में कोई भी देश अगर शामिल होता है तो सारे देशों की क्या होनी चाहिए? सहमति होना चाहिए। कोई भी देश अगर किसी मेंबर को लेकर नहीं चाहता वो शामिल हो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नाटो का धारा 5 क्या कहता है? से अगर नाटो के सदस्य पे किसी देश का हमला होता है तो सबका सब पे हमला माना जाएगा, सबको सब मिलकर उस देश पे हमला करेंगे। इसलिए कोई भी मेंबर अगर नाटो में अगर शामिल होता है तो अन्य देशों को भी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तभी नाटो का नवीनतम मेंबर जो है सो कौन बना है? स्वीडन बना है, ठीक है। तो बहुत दिन से सारे देशों ने समर्थन तो दे दिया था, लेकिन तुर्की जो था समर्थन नहीं दे रहा था, ठीक है। हालांकि अंत में स्वीडन को, ठीक है, तुर्की का भी क्या हुआ? समर्थन मिल गया और नाटो में स्वीडन जो है 32वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ठीक है। अब इससे पहले नाटो में 31वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था? नाटो में 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ था, ठीक है। कौन शामिल हुआ था? फिनलैंड शामिल हुआ था, ठीक है। बेचारा अगर यूक्रेन अगर शामिल अगर हो जाता तो आज उतना पीटा जाता, तो रूस कभी हमला करता? नहीं हमला करता, ठीक है। लेकिन नहीं शामिल हो पाया। तुर्की की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की सदस्यता का समर्थन दिया है। किसी नए देश को उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो में शामिल होने के लिए सभी मौजूदा देश का इसका अनुमोदन करना होगा, क्योंकि कंडीशन इतना खराब है तो सभी लोगों की सहमति तो होनी ही चाहिए ना। स्वीडन 2 विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रहा था, मतलब कभी भी विश्व युद्ध के दौरान 2 विश्व युद्ध हुए या फिर शीत युद्ध बाद में होता, तटस्थता किसी भी खेमा में शामिल नहीं हुआ। हालांकि रूस द्वारा यूक्रेन के आक्रमण के बाद इस तटस्थता को छोड़ना पड़ा, घबरा गया बेचारा से, मेरे साथ भी हो सकता है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने 2022 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। एक बार स्वीडन सदस्य बन जाएगा तो रूस के नियंत्रण वाले हिस्से को छोड़कर लगभग सभी बाल्टिक सागर से लगे देशों पे नाटो के क्षेत्र बन जाएंगे, ठीक है। सबके सब जगह पे नाटो की सेना आराम से स्थापित हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? स्वीडन के बारे में आप ध्यान रखो। और किसके बारे में ध्यान रखेंगे? तो फिनलैंड के बारे में, ठीक है। अब हम बात है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। क्यों बनाया गया था? क्योंकि आप देखेंगे जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो दो ताकत जो होता है विश्व स्तर पर निकलता है, एक होता है अमेरिका, एक होता है, ठीक है, रसिया। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती है, ठीक है। दोनों की विचारधाराएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तो एक जो है अपने कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रस्तुत करता है और एक जो है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा को प्रस्तुत करता है। सभी देश जो थे दोनों को विचारधारा से प्रभावित होने के लिए दोनों से मदद लेने के लिए इनके गुट में शामिल होना शुरू कर देते हैं और इसी के लेकर एक गुटबाजी हो जाता है और इसको बोला जाता है शीत वार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? शीत युद्ध कहते हैं या फिर कोल्ड वार कहते हैं। अगर पूछे जाएगा शीत युद्ध कोल्ड वार क्या होगा, तो शीत युद्ध या फिर कोल्ड वार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लगे अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब लगेगा अब मारपीट हो जाना है, मतलब सेना आमने सामने खड़ी हो गई है, ठीक है, मिसाइल एकदम तन गया है, मतलब पूरा मतलब परमाणु हथियार जो एकदम मतलब स्टैंड बाई पे, ठीक है। अंतिम में 5 मिनट पहले कुछ ऐसा होगा तो सबके सब पीछे हट जाएगा। और ये एक ऐसा युद्ध था जो कि दो देश आमने सामने कभी भी नहीं लड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे अमेरिका और रसिया कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे, ठीक है। अमेरिका अपना सेना को क्या करेगी? पाकिस्तान में खड़ा कर देगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अमेरिका अपना सेना को पाकिस्तान में खड़ा कर देगी और रूस अपना सेना को अफगानिस्तान में खड़ा कर देगी, मतलब या फिर रूस समर्थन दे दिया अफगानिस्तान को और अमेरिका समर्थन दे दिया पाकिस्तान को। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या कर रहा है? लड़ रहा है आपस में। पाकिस्तान को हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। अफगानिस्तान को हथियार कौन दे रहा है? रूस दे रहा है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लड़ाई कभी भी शीत युद्ध जो हुई किसी भी देश में हुई तो आमने सामने की लड़ाई कभी हुई ही नहीं, ठीक है। कभी भी आपने नहीं देखा उस अमेरिकी सेना और या फिर अमेरिकी सेना और मतलब रशियन सेना सामने से। कहाँ पे लड़ा ये लोगों ने? अफगानिस्तान में लड़ा। अफगानिस्तान में किस तरह के तालिबान जो देखते हैं, तालिबान को किसने खड़ा किया? रशियन के खिलाफ लड़ने के लिए तालिबान को बनाया गया, ठीक है। आप पुराना फिल्म देखेंगे, एक फिल्म जो बनती, किसकी फिल्म थी? आप उस एक्टर को, हॉलीवुड का हमको बहुत ही कम एक्टर लगता है, रैनबो सीरीज की एक मूवी आती थी, एक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
उसमें देखेंगे बजाबते से लिखा हुआ है दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू, ठीक है, द ग्रेट वॉरियर तालिबान, जो कि बाद में अमेरिका पे हमला किया। मतलब फिल्म अमेरिकन लोगों ने ही तालिबान को बनाया, किसके, रशियन को लड़ने के लिए। बाद में तालिबान जो था रशिया को बाहर भी निकाल दिया, ठीक है। इन्होंने कहां पे लड़ा, इन्होंने ताइवान में लड़ा, सॉरी वियतनाम में लड़ा। ये मतलब पूरे मतलब दुनिया को मतलब युद्ध का मतलब एक मैदान इन लोगों ने बना दिया, ठीक है। वह था आपको क्या था, उसको हम लोग बोलते थे शीत युद्ध। भारत नहीं शामिल इराक हुआ में उसी तरह। इराक में भी लड़ा, इराक में भी लड़ा, बिल्कुल लड़ा। इराक में है, इराक में हालांकि रूसी फोर्स थोड़ी ना था। इराक में तो अमेरिकी सेना वहां पे लड़ रही थी ना। रूसी फोर्स और यहाँ पे अमेरिकन फोर्स कहाँ पे लड़ रही थी, तो आपको लड़ रही थी अफगानिस्तान में लड़ रही थी, वियतनाम वियतनाम में लड़ रही थी, ठीक है। और भी दो तीन जगह पे लड़ रही थी। मुख्य रूप से एशिया में अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान में और वियतनाम में लड़ रही थी, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। तो उस समय जब दुनिया जब दो खेमा में जब बटा हुआ था, तो स्वीडन ने तथस्थता बना करी। तथस्थता क्या होता है, मतलब किसी भी गुट में नहीं शामिल हो गए। भारत ने भी तथस्थता बना कर रही, हम लोगों ने किसी गुट में नहीं किया, हम लोगों ने किसी भी गुट में जाना पसंद नहीं किया। हम लोगों ने एक निर्गुट, हम लोगों ने एक अपना 1961 में एक सम्मेलन, नॉन अलायंस मूवमेंट, मतलब हम लोग किसी में अलायंस नहीं करेंगे, वैसा 1961 में हम लोगों ने बनाया। उसी के दौरान अमेरिका ने सैनिक सहायता देने के लिए नाटो को निर्माण कराया और रसिया ने वार्सा पैक्ट बनाया, ठीक है। वैसे नाटो था, सीटो था, बहुत कुछ था अमेरिका का, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग था, हालांकि नाटो सबसे बड़ा था। उसी तरह रसिया ने भी अपना बनाया एक सैन्य संगठन, जिसको वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि वार्सा पैक्ट टूट गया जब 1991-2 के आसपास, 1990-91 के आसपास, जब बर्लिन दीवार गिरा, और उसी के साथ शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो रसिया जब टूटा, रसिया फेडरेशन का जब विखंडन हुआ, 15 नए देश बने, तो उसी के साथ रसिया का जो सैन्य संगठन था वार्सा पैक्ट, उसको तोड़ दिया गया। केजीबी जो था, जो कि यूएसएसआर का मतलब क्या था, जासूसी विभाग था, उसको भी तोड़ दिया गया। रसिया का भी एक शिकायत है, जब शीत युद्ध के दौरान जब वार्सा पैक्ट हमने खत्म कर दिया, केजीबी को खत्म कर दिया, तो नाटो फिर क्यों बना हुआ है, क्योंकि शीत युद्ध का था तो उसको भी समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो बना हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैमरून में दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन मॉस्किरिक्स, मॉस्किरिक्स क्या है, अभी हेबिस्योर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। वैक्सीन है हेबिस्योर, किसका वैक्सीन है हेबिस्योर, किसी का ठीक है। हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, ठीक है। हेपेटाइटिस कौन सा हेपेटाइटिस, ए सी का तो वैक्सीन नहीं है अभी तक, सी का वैक्सीन नहीं है। सी एकमात्र ऐसा हेपेटाइटिस है जिसका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हेबिस्योर ए का है, ठीक है। अगर पूछेगा किस हेपेटाइटिस का वैक्सीन नहीं है, तो हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे खतरनाक कौन होता है, बी और सी सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, जिसका सी का वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। हेबिस्योर ए का है, ठीक है। तो मॉरिशस बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम है। मॉरिशस को आरटीएस, ठीक है, ध्यान में, आरटीएस AS01 के नाम से जाना जाता है। आरटीएस AS/AS01 के नाम से भी जाना जाता है। या प्लाज्योडियम पाल्सीफेरम परजीवी और हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोटीन से बना है। किससे बना है ये, प्लाज्योडियम पाल्सीफेरस परजीवी और साथ में हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोटीन से बनाया गया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा आपसे बताना मॉरिशस क्या है, मॉस्किरिक्स क्या है, तो ध्यान में रखिए क्या है, तो ये मलेरिया का पहला वैक्सीन है, ठीक है, जो कि कैमरून, हाँ बिल्कुल, कैमरून में दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आते हैं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुमोदित वैक्सीन है। इसको विश्व स्वास्थ्य, अगर मान लीजिए कोई वैक्सीन निकलता है, आप इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करना अगर चाहते हो, ठीक है, भारत में नहीं, अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करना चाहते हो, तो 2 तरह की चीजें निकलती है। अगर भारत कोई वैक्सीन निकाला, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर प्रयोग उसको करना है, तो उसको 2 चीज करना पड़ेगा। एक तो जिस देश में प्रयोग करना जाए वहां का मतलब एसोसिएशन होगा, मैं उससे अनुमति लो, वो जांच करेगा। और दूसरी बात, WHO की अनुमति लेना भी अनिवार्य होता है, ठीक है। जोम्बी वायरस की फैलने की आशंका देखने को मिली है, ठीक है। कौन सी वायरस, जोम्बी वायरस को मैथुसेला वायरस के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से जोम्बी वायरस फैल सकते हैं और वैश्विक चिकित्सा आपातकाल शुरू हो सकता है, मतलब नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। जोम्बी वायरस हजारों वर्षों में फार्मासॉफ्ट अस्थायी रूप से जमे हुए प्राचीन वायरस को संदर्भित कर रहा है। जोम्बी समझते हैं ना, ठीक है, ये बहुत पहले से जमा हुआ है। किसमें जमा हुआ, बर्फ में जमा हुआ है।
अब दिक्कत क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से दो दो तीन दिक्कतें आ रही। सबसे पहली, तब समुद्र का जल स्तर काफी अधिक बढ़ जाएगा, और मतलब कुछ हो सकता है बहुत साल पहले सब बर्फ में मतलब कुछ जमा हुआ है, वो भी मतलब वातावरण में प्रवेश करेगा। उसी में से एक जोम्बी वायरस का भी खतरा निकल कर आ रहा है, जो कि मतलब क्या है, आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट में के पिघलने से उसमें से जोम्बी वायरस फैल सकता है। अगर आर्कटिक में अगर बर्फ पिघलता है तो एक देश को फायदा होगा, बाकी दुनिया का सारा देश परेशान होगा। एक देश लेकिन इससे बहुत अधिक लाभान्वित होगा। पता है कौन सा देश बहुत अधिक लाभान्वित होगा? हाँ, रसिया होगा, क्योंकि उसका बहुत सारे रीजन तो मतलब जो नेचुरल गैस और ऑयल वाला है वो आइस वो भी है। कम और है। उसका सबसे बड़ा उसको फायदा क्या होगा रसिया को, तो उसके पास कोई भी ऐसा मतलब बोल रहे 24 आवर्स मतलब ओपन मतलब बंदरगाह वो नहीं है, क्योंकि सारा बंदरगाह जो उसका जो है ना बर्फ से मतलब क्या होता है, बंद रहता है। एक ही बंदरगाह है उसके साथ, एक ही बंदरगाह है उसके पास, जो कि मतलब हमेशा चालू रहता है। तो अगर आर्कटिक अगर पिघलता है तो उसके सारे सी रूट मतलब क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जो कि उसके हिसाब से बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, अमेरिका और अन्य 8 पश्चिमी देशों ने UNRWA अनरॉ के लिए फंडिंग रोकने का फैसला किया है। अमेरिका और 8 पश्चिमी देश ने, क्या है अनरॉ, क्या है, उन्होंने मिलकर अनरॉ के लिए 2022 के बजट को आधे से अधिक हिस्सा प्रदान करेगा। इजरायल द्वारा एजेंसी के कुछ कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगने का उन्होंने पैसे में कटौती की। गाजा में 2 मिलियन फिलिस्तीनी, ठीक है, UNR, ठीक है, गाजा में 2 मिलियन फिलिस्तीनी, UN, क्या नाम है, UNRAW सेवाओं पे निर्भर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इजरायल द्वारा एजेंसी के कुछ कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद उन्होंने कटौती की है। ठीक है, मतलब इजरायल के द्वारा एजेंसी में कुछ कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद, मतलब यहाँ पे जो अनरॉ का जो मतलब जो कर्मचारी जो है वो हमला में शामिल है, इजरायल ने ऐसा आरोप लगाया है। तो अमेरिका और 8 पश्चिमी देश जो फंड जो कर रहे थे उन्होंने रोक दिया। अब गाजा में बात करेंगे, 2 मिलियन फिलिस्तीनी, 2 मिलियन दैट में 20 लाख फिलिस्तीनी जो है इनके सेवाओं पर आधारित है। अनरॉ के बारे में जान लेते क्या होता है। अनरॉ का मतलब निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। तो फिलिस्तीनी जो यहाँ पे जो मतलब फिलिस्तीनी जो फिलिस्तीनी समूह के जो लोग जो है उनको मतलब क्या दिया रहा है, तो उनको मतलब क्या दिया जा रहा है, तो उनको राहत दिया जा रहा है। ठीक है, और राहत देने वाली एजेंसी का नाम क्या, अनरॉ है। यह लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करता है, जिसे 1948 के अरब इजरायल युद्ध के दौरान अपनी भूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अरब इजरायल युद्ध सबसे पहले बात करेंगे तो 1948 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, ध्यान में रखना है, तो 1948 में सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये गाजा और इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के साथ लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में भी संचालित होता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक सेवाएं, माइक्रो फाइनेंस और आपातकालीन सहायता कार्यक्रम चलाता है। अनरॉ को लगभग पूरी तरह से अमेरिका जैसे दाता राज्यों के शैक्षणिक योगदान पर वित्त पोषित किया जाता है। फंड कौन करता है, अमेरिका करता है। अमेरिका से संबंधित अमेरिकन जो अलायंस जो है वही देश इनको फंड करते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र समिति के सब्सिडी भी मिलता है। क्या नाम है, अनरॉ है। इसका मुख्यालय कब हुआ था, 1949 है। बस ध्यान में रखना है, मतलब फिलिस्तीनी वाला जो क्षेत्र है, जो कि गाजा पट्टी चाहे जो भी हो गया, जो कि मतलब इजरायल के आतंक से जो प्रेरित जो है, मतलब आतंक से जो प्रभावित जो है, उनको मतलब क्या करना है, तो वहां पे सामाजिक और मानवीय कार्यों को मतलब क्या करना है, इनके द्वारा किया जाता है। इनको फंड कहाँ से आता है, यूएसए जैसे देश में फंड। लेकिन इन पे आरोप क्या लगा, भाई साहब ये इजरायल के ऊपर इनके कर्मचारी हमला कर रहे थे। अब लोगों सर इसका कर्मचारी तो अमेरिकन हो, नहीं देखिए, हमारी संस्था अमेरिकी है, लेकिन काम करने के लिए कर्मचारी थोड़ी ना अमेरिका से उठा कर लाएगा। यहाँ पे एप्पल अगर अपना कारखाना खोलेगी तो बोलेगी थोड़ी ना से अमेरिका से कैलिफोर्निया से कर्मचारी लेकर आएंगे, कर्मचारी भारत का ही होगा। ठीक है, तो अनरॉ में जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी फिलिस्तीनी ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमला किया, इसलिए अमेरिका को पता चला, शिकायत किया गया इजरायल के द्वारा, और उसके बाद इसका फंड में कटौती की गई। आप चलेंगे जॉर्डन में। जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैन्य कर्मी मारे गए। मध्यपूर्व में चल रहे संघर्ष में पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक नामक एक समूह ने हमलों की क्या ली, जिम्मेदारी ली। हमलों में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य चौकी का एक छोटा संस्करण टावर 22 को भी निशाना बनाया गया। टावर 22 सीरिया में स्थित अल तनफ गैरिसन के पास है। जॉर्डन की सीमाएं कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान में, जॉर्डन की सीमा आपको इजरायल के साथ मिलेगी। वेस्ट बैंक जो हिस्सा जो है ना,
जॉर्डन में आप वेस्ट बैंक जो देखते हो वो जॉर्डन का हिस्सा है, वेस्ट बैंक, ठीक है। सऊदी अरब के साथ मिलेगी, इराक के साथ मिलेगी और सीरिया के साथ मिलेगी। जॉर्डन की सीमा किसके किसके साथ लगती है? इजराइल के साथ वेस्ट में, सऊदी अरब के साथ साउथ ईस्ट में, इराक के साथ नॉर्थ ईस्ट में और सीरिया के साथ नॉर्थ में। इनकी सीमाएं 4 देशों के साथ लगेगी। क्या हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे अमेरिकी सेना को टारगेट किया गया और इसमें 3 अमेरिकी सैन्यकर्मी जो थे मारे गए, ठीक है। तो जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसने ली? तो IRI ने ली है, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने ली है, ठीक है। और पाकिस्तान में पूर्व सीएम को 10 साल का जेल हो गया है, ठीक है। अब बात करें कैसे जेल हुआ, तो पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान को शिफर मामले में विशेष अदालत ने 10 साल की जेल हुई। अब बोले सर शिफर मामले या तोशा खाने के मामला क्या है? एक तोशा खाना होता है। तोशा खाना क्या होता है? जैसे किसी भी राष्ट्र प्रमुख को उनके पद पे रहते हुए किसी भी राष्ट्र से अगर उनको गिफ्ट वगैरह कुछ भी मिलता है तो उनका पर्सनल संपत्ति नहीं होता है, ठीक है। जैसे मोदी जी कहीं पे गए, ठीक है, मोदी जी कहीं पे गया, उनको मतलब किसी भी प्रकार का किसी भी राष्ट्र के द्वारा गिफ्ट दिया गया तो संपत्ति भारत को होती, क्योंकि उनको पर्सनली प्रयोग के लिए नहीं दिया गया। मोदी जी के अलावा भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाता भारत का प्रधानमंत्री बन के तो उनको ये सेवाएं मिलती ही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उनको ये सेवाएं क्या होती है? मिलती ही, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वहां पे जब उनको जब ये दिया गया, उनको जब वहां पे गिफ्ट वगैरह दिया गया तो ये अपना पर्सनल यूज के लिए क्या किया? उसको बेच दिए। ये बात वहां के न्याय के मामला में गया, मतलब वहां पे न्यायालय में गया और उसके बाद ये मामला थी और भी 2-3 मामला को मिला के इनको 10 साल की सजा होती है। सिफर मामला जो 2022 की शुरुआत में वाशिंगटन के पाकिस्तान में राजदूत द्वारा इस्लाम में भेजे गए वर्गीकृत केबल के खुलासे से संबंधित, ध्यान में रखेंगे। इमरान खान और शाह महमूद दोनों का दस्तावेज सार्वजनिक करने का दोषी पाया गया, ठीक है। तो ये भी एक मामला था, तोशा खाना का भी मामला था। इमरान खान ने दावा किया कि यह केवल 2022 में संसदीय वोट में उन्हें बाहर करने के लिए पाकिस्तानी सेना पर दबाव डालने की अमेरिकी साजिश है। यूएसए में नाइट्रोजन का उपयोग करके पहली बार फांसी दी गई, ठीक है। क्या किया गया? यूएसए में नाइट्रोजन का प्रयोग करके क्या किया गया? पहली बार मतलब क्या किया गया है? तो फांसी दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया? नाइट्रोजन का प्रयोग करके पहली बार क्या किया गया? फांसी दिया गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का प्रयोग करके पहली बार क्या किया गया? फांसी दिया गया, ठीक है। कहाँ पे दिया गया? अलबामा राज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में नाइट्रोजन का प्रयोग करके पहली बार क्या दिया गया? तो उनको फांसी दिया गया है, ध्यान में इसको रखना है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोपेक्सिया द्वारा मार डाला गया। किसे दिया गया फांसी? नाइट्रोजन के द्वारा केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मार डाला गया। निष्पादन में एक व्यक्ति को शुद्ध नाइट्रोजन में सांस लेने के लिए मजबूर किया गया और कुछ नहीं। ये शरीर के शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन से वंचित कर देता है, अंततः मृत्यु का क्या बनता है? कारण बनता है, ठीक है। तो यूएसए में नाइट्रोजन का मतलब एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। रूम में किसी भी प्रकार के निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है, समझ रहे हैं ना? किसी प्रकार के निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? सांस लेना ही पड़ेगा। सांस में नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन लोगो तो मरोगे, ठीक है। तो यही चीजें की गई आपका कहाँ पे? तो ध्यान में रखना है, अमेरिका में, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन है? अर्थव्यवस्था कल समाप्त हो जाएगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या मात्र इसमें 17 है, ठीक है। तो कल अर्थव्यवस्था सभी लोग पढ़ कर आइएगा। बाकी आज वाला क्लास जो था इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार क्या करेंगे, सभी लोग क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।